Sıra bizdedir. Biz neredeyiz taşık? İzin vermeyin! Ayşe! Ayşe! Ha küçüğüm. Korkma ben yanındayım. Su verin. Aç bakalım. Ayşe. Yetişemedik. Aptal. Ama 02. Orhan! Ayaz! Kalkın lan! Haydi! Vermem. Çekilesin kızım. इस एपिसोड के आगाज में बेंगे खातून अपने भाई के पास बैठे हुए होती है और रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, मगर मैं अपनी वालिदा से किया गया वादा पूरा ना कर पाई। ओक्तम साहब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और बेंगे खातून को हौसला देते हुए कहते हैं, रोये मत, बहादुर शहीद हुआ है, रोना मुनासिब नहीं है। ये सुनकर बेंगे खातून अपने भाई के चेहरे पर चादर देते हुए कहती है, ये रोने का वक्त नहीं है, लेकिन इंतकाम का वक्त है। फिर बेंगे खातून ओक्तम साहब से कहती है, अगर उस्मान ना होता तो मेरा भाई मेरे पास होता, उस्मान ने मेरे भाई की जान ले ली। तो ओक्तम साहब कहते हैं, उस्मान साहब का क्या कसूर है, बहादुर को मैंने भेजा था और मैंने ही उसकी जिम्मेदारी ली थी, इन सब का कसूरवार मैं हूँ। बेंगे खातून ओक्तम साहब से कहती है, अपनी आंखें खोलें, इन सब का मुजरिम उस्मान है, उसके काफरों के साथ माहिदों की वजह से ये सब हुआ है और जल्द ही ये आपकी जान लेने की कोशिश भी करेगा। तो ओक्तम साहब कहते हैं, मुझे अपनी जान का कोई खौफ नहीं। बेंगे खातून गुस्से में कहती हैं, वो हमारे साथ चालें चल रहे हैं। फिर ओक्तम साहब कहते हैं, क्या ये मौका ऐसी बातें करने का है। ये सुनकर बेंगे खातून कहती हैं, मैं अपने भाई को मिट्टी के हवाले कर रही हूँ, मगर आपको नहीं करूँगी। इतने में अलजिजक कमरे में दाखिल होती है और कहती है, चलें अब मामू का आखिरी फर्ज अदा करते हैं। फिर ओक्तम साहब अपने सिपाहियों को पुकार कर कहते हैं, ले चलो मेरे बेटे को। फिर सिपाही बहादुर का जनाजा उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ते हैं और बेंगे खातून ये सब कुछ देखकर अपने भाई का इंतकाम लेने के बारे में सोचने पड़ती है। इसके बाद यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है। ओलफ और फरीक एक कमरे में मौजूद होते हैं। ओलफ कहता है, तुम्हारी लड़कियों ने अच्छा काम किया। फिर फरीक एक नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, लियो भी कुछ कम नहीं है, जिंदान का नक्शा वही लाया था। फिर वो नक्शे की एक जगह पर हाथ रखे हुए कहती है, दान को यहाँ रखा गया है। ओलफ कहता है, यहाँ अच्छे खासे सिपाही मौजूद होंगे तो फिर पूरे शहर को आग लगा देंगे। फ्री गुनगुनाते हुए एक मशल को आग लगाती है। उसके धुएं की वजह से दोनों खांसने लगते हैं और फिर वो जल्दी से उस पर पानी डालकर बुझा देती है। ये देखकर ओलफ काफी ज्यादा खुश होता है और फरीक से कहता है, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। इसके बाद जिंदान का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर फरीक के सिपाही जिंदान में मौजूद मशलों को आग लगाते हैं। फिर जिंदान में मौजूद सिपाही बेहोश हो जाते हैं और दान मुस्कुराते हुए कहता है, तो ओलफ आ गया। फिर वो खुद भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी होती है। उस्मान और उसके सिपाही फरीक के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। अलाउद्दीन भी उनके साथ मौजूद होता है। फिर उस्मान अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देता है। ये सुनकर तमाम सिपाही तीर मारते हुए पीछे हटने लगते हैं। फरीक के सिपाही उनका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद जिंदान का मंजर दिखाया जाता है। ओलफ और फरीक अपना बेस बदल कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर फरीद ओलफ को शीशी में मौजूद एक चीज सुंघाती है ताकि वो बेहोश ना हो। तो ओलफ कहता है, मुझे तुम्हारी यही अक्लमंदी पसंद है। इसके बाद वो सिपाहियों के हाथों से चाबी लेकर जिंदान को खोलते हैं और दान के पास जाकर उसे भी वो चीज सुंघाते हैं। इस तरह वो होश में आ जाता है। ओलफ दान की जख्मी हालत देखकर कहता है, उस्मान को इन सब का हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। फरीक के सिपाही भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कबीले में ओलफ और फरीक को देखकर सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। इतने में मलहून और आयशा खातून अपने सिपाहियों के साथ आकर लड़ाई करने लगती हैं। मलहून खातून सिपाहियों को
दरवाजे बंद करने का हुक्म देती है। इतने में लियो बारूद से भरा हुआ ड्रम नीचे फेंक कर उस पर तीर मार देता है। ये देखकर मलहून और आयशा खातून साइड पर हो जाती है और फिर ड्रम फट जाता है। इन सब के दौरान ओलफ और फरीक वहाँ से भाग रहे होते हैं। फिर फरीक एक जगह पर जाकर अपना बेस बदल कर बच्ची को उठा लेती है। इतने में मलहून खातून वहाँ पर आती है और उसे अंदर जाने का कहकर आगे बढ़ जाती है। ये सब देखकर फरीक मुस्कुराने लगती है। इधर दान और ओलफ घोड़े पर सवार होकर भाग जाते हैं। ये देखकर आयशा खातून सिपाहियों से कहती है उनका पीछा करो। सिपाही भी आगे बढ़ जाते हैं और लियो भागकर एक कमरे में चला जाता है। दूसरी जानिब उस्मान और बाला अपने बेटे अलाउद्दीन को लेकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर उस्मान अलाउद्दीन को पानी पिलाता है। उस्मान कहता है अलाउद्दीन मेरे बेटे, तुमने तहरीर के जरिए हमें बचा लिया। इतने में फरीक के सिपाहियों की आवाजें आने लगती हैं। उस्मान और उसके सिपाही वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ आयशा खातून कहती है वो लोग भाग गए। मलहून खातून कहती है मगर अभी भी एक औरत और एक आदमी अंदर ही हैं। फिर मलहून खातून उनकी हालत के बारे में सिपाहियों को बताती है कि आदमी का कंधा जख्मी है और औरत का चेहरा ढांपा हुआ होगा। सिपाही उनकी तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मलहून खातून खून के निशान देखकर आगे जाती है। लियो फरीक को देखकर कहती है तुम बहुत जख्मी हो गए हो, पीछे तुम कोई सुराख तो नहीं छोड़ आए। लियो कहता है नहीं। फरीक उसके जख्मी हाथ से बहता हुआ खून देखती है और उसे सर से पकड़ कर कहती है मैं तुम्हें ये खेल बिगाड़ने नहीं दूंगी। फिर फरीक अचानक से एक खंजर निकाल कर उसकी गर्दन में घोंप देती है जिससे उसका वहीं पर खात्मा हो जाता है। इसके बाद मलहून खातून हमला आवरों को ढूंढते हुए एक कमरे में दाखिल होती है जहाँ पर फरीक ने लियो को खंजर घोंपा था। फिर मलहून खातून कहती है क्या यहाँ पर कोई है। फरीक ये आवाज सुन लेती है और मलहून खातून को खुशामदीद करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आती है। फरीक का जख्मी हाथ देखकर मलहून खातून पूछती है ये क्या हुआ मारता। तो फरीक कहती है बेदिहानी में कपड़ों के संदूक का कील लग गया। इतने में अंदर लियो मेज पर मौजूद चादर को खींच देता है। फिर मलहून खातून कहती है ये कैसी आवाज है। फरीक कहती है यकीनन चूहे होंगे। तो मलहून खातून कहती है छोटे छोटे चूहे इतनी आवाज कैसे पैदा कर सकते हैं। तो फरीक कहती है 3-4 होंगे। फिर एक चूहा बाहर आ जाता है। मलहून खातून उसे देख रही होती है। इतने में फरीक चालाकी से अपना खंजर निकालकर मलहून खातून के ऊपर हमला करने ही वाली होती है कि इतने में आयशा खातून आ जाती है। तो फरीक आयशा खातून को देखकर अपना खंजर छुपा लेती है। आयशा खातून मलहून खातून को बताती है कि जिंदान में मौजूद सिपाहियों को होश आ गया है। फिर मलहून और आयशा खातून वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी जानिब कबीले के लोग बहादुर का जनाजा पढ़कर वापस आ रहे होते हैं। बेंगे खातून रोते हुए कहती है तुम शहीद हो गए मेरे भाई और मुझे तकलीफ में छोड़ गए। तुर्गुत ओख्तम साहब को कहता है मैं जानता हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देह है, लेकिन मेरे पास एक जिम्मेदारी है जिसका इंतजार नहीं किया जा सकता। तो ओख्तम साहब कहते हैं इस दर्दनाक दिन में ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जिसका इंतजार नहीं किया जा सकता। फिर तुर्गुत कहता है मैं कबीले की तलाशी लूंगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। बेंगे खातून कहती है कैसी तलाशी। तो तुर्गुत कहता है कुस्तुनतुनिया से माकरी आने वाले टैक्स गायब हैं। कांतानोस का कहना है कि वो जिम्मेदारी आपके पास है। ओख्तम साहब गुस्से में कहते हैं क्या अब तुम काफरों की बात पर इस कबीले की तलाशी लोगे। बहिंदर बे कहता है आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहादुर बे ने टैक्स हत्या लिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बेंगे खातून तुर्गुत को गुस्से में कहती हैं ये आप क्या कह रहे हैं। फिर तुर्गुत कहता है हमारा मकसद सिर्फ हमारे शहीदों पर लगे बुख्तान के बदबूदार नमा को मिटाना है। फिर तुर्गुत तैमूर को तलाशी के लिए भेजता है और बेंगे खातून गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बहिंदर बे अपने सिपाही हुसैन को सरदार बनाने का लालच देकर सोना ढूंढने का हुक्म देता है और कहता है हर जगह सिपाहियों को फैला दो। फिर वो हुसैन को एक खत लिखने का कहता है। बहिंदर बे खत में लिखवाता है अजीम संजार साहब आप जानते हैं कि उस्मान एक लापरवाह शख्स है। उसने अमारत को जलाकर राख कर दिया। उस्मान काफरों की बातों पर चलकर जंग की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद दूसरा मंजर सामने आता है जहां उस्मान और बाला अलाउद्दीन को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और अलाउद्दीन की हालत काफी खराब होती जा रही थी। फिर अलाउद्दीन चलते चलते जमीन पर गिर जाता है। ओलफ के सिपाही भी पीछे से आ रहे होते हैं। ये देखकर उस्मान अलाउद्दीन को उठाकर आगे
आगे बढ़ने लगता है और ओलफ के सिपाही भी पीछे आ रहे होते हैं। फिर उस्मान अलाउद्दीन को जमीन में लिटाकर ओलफ के सिपाहियों के सामने खड़ा हो जाता है। ओलफ का सिपाही कहता है तुम अपनी मौत से भाग नहीं सकते, तो उस्मान कहता है तुम भी भाग नहीं पाओगे। ये कहकर बुरहान को तीर मारने का हुक्म देता है। बुरहान और उसके सिपाही ओलफ के सिपाहियों पर तीर बरसाने लगते हैं। इसके बाद उस्मान दुमरुल और बाकी सिपाहियों को पुकारता है, वो भी ओलफ के सिपाहियों पर तीर बरसाने लगते हैं। जिसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जब उस्मान कह रहा होता है यनी शहर से मेरे बेटे को अगवा करने वाले इतने माहिर थे कि उन्होंने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा और हमें अपने जाल में फंसाने के लिए निशानात छोड़ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम भी उनके लिए जाल बिछाएं। फिर उस्मान अपने मंसूबे के बारे में अपने सिपाहियों को बताता है और जेर कोताई को बुरहान को खबर करने का हुक्म देता है। इधर बुरहान और उसके सिपाही तीर बरसा रहे होते हैं। ओलफ के सिपाही पीछे हटने की कोशिश करते हैं कि इतने में जेर कोताई दरख्त से आग का तीर बारूद पर मारता है, जिसकी वजह से धमाका हो जाता है। फिर उस्मान और उसके सिपाही लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ओलफ के सिपाहियों का खात्मा होने लगता है। हर चीज पोशीदा थी, फिर तुम्हें कैसे पता चला? तो ओलफ कहता है जुनूब के खुदाओं ने मेरे कान में हरगोशी की। मैं ये भी जानता हूँ कि उस उस्मान नामी तुर्क ने तुम्हारा हमला बर्बाद कर दिया। फिर कांतानोस कहता है तुमने हर चीज मेरे फायदे के लिए की ओलफ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ओलफ खड़ा होकर कहता है मैं गद्दारों को शेरों के खिलाफ जीतने नहीं देता, क्योंकि बहादुर ही ओदिन के दस्तरख्वान पर बैठ सकते हैं। कांतानोस दोबारा पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो ओलफ कहता है मुझे एक फौज चाहिए, हम तुम्हें तख्त लेकर देंगे और तुम हमें अपनी फौज दोगे। अब ये जाम पियो। ये सुनकर कांतानोस कहता है किस लिए पीऊं? अपनी शिकस्त के लिए? तो ओलफ कहता है उस्मान की मौत के लिए। इसके बाद कांतानोस वो जाम पी लेता है। दूसरी तरफ ओलफ के बहुत सारे आदमी उस्मान के लिए एक जगह गात लगाकर खड़े थे। ओलफ का भाई सागा उन आदमियों की सरबराही कर रहा था। फिर वो सबको जोश दिलाता है। कुछ देर बाद एक आदमी आकर कहता है वो आ रहे हैं। दूसरी तरफ यानी बाजार में अलजिजक अपनी दुकान में काम कर रही थी। अक तैमूर भी उसे छुप कर देखने लगता है। इतने में ओल्गन खातून वहाँ पर पहुँचती हैं और अलजिजक से बातचीत करने लगती हैं। इस दौरान वो अलजिजक से शादी के बारे में पूछती है तो अलजिजक कहती है वो बहादुर जो मुझसे शादी करेगा वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तो एल्गन कहती है माशाअल्लाह, मगर तुम ये नहीं जान सकती तुम्हें किस तरह का बहादुर चाहिए। तो अलजिजक कहती है पहले तो मैंने ये कभी सोचा नहीं, मगर वो बहादुर ऐसा होना चाहिए जो मेरी तरह तलवार चला सके, एक ऐसा बहादुर जो मुझे जंग में हिस्सा लेने से ना रोके बल्कि मेरा साथ दे। ये सुनकर उल्गन कहती है हाँ, ऐसा बहादुर तो मौजूद है और तुम उसे जानती भी हो, शहीद गुंदूज साहब का बेटा अक तैमूर। ये सुनकर वो एक नजर अक तैमूर को देखती है और फिर कहती है अक तैमूर जिसने मेरे घोड़े की धूल खाई। तो उल्गन कहती है माशाअल्लाह, तुम भी उसे नहीं भूली। इसके बाद अलजिजक वहाँ से एक तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद उल्गन कहती है ये काम तो हो गया, या रब मैं इन लोगों को मिलाने में मदद करूंगी, मगर आप उल्गिन का साथ देने में मदद करें। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जा रहे थे कि एक कुल्हाड़ा उनके सामने दरख्त पर जाकर लगता है तो वो सब रुक जाते हैं। कुछ ही देर में ओलफ के आदमी उन सब के सामने पहुंच जाते हैं। ओलफ का भाई सागा कहता है उस्मान एक असली सिपाही की तरह मेरे साथ लड़ो ताकि तुम्हारी मौत जल्द हो सके। तो उस्मान कहता है जब कुत्ते की गर्दन पर पट्टा तंग किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा भौंकता है, आओ जरा। फिर उस्मान अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है सिपाहियों, यानी शहर पहुंचने तक कोई रहम नहीं दिखाना, जो भी रास्ते में आए उसे मार दो। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान और उसके सिपाही उनका खात्मा करने लगते हैं। कुछ ही वक्त में उस्मान कई आदमियों का खात्मा कर देता है और फिर उस्मान उनके सरबराह सागा के सामने पहुंच जाता है। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सागा कहता है तुम अपने ही खून में डूब जाओगे। तो उस्मान कहता है ऐसा करने वाले तमाम लोग अब मिट्टी के नीचे हैं। इसके बाद दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर के बाद उस्मान उसे काबू कर लेता है और उसे जख्मी करके नीचे गिरा देता है। तो सागा कहता है वो
تمہارے پیچھے آئیں گے عثمان۔ عثمان کہتا ہے آنے دو انہیں، یہ سرزمینیں دوستوں کے لیے وطن اور دشمنوں کے لیے قبر ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان اس کی گردن پر کلہاڑے کا وار کرتا ہے جس سے ساگا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ساگا کے تقریباً سارے آدمی بھی مارے جا چکے تھے۔ اس کے بعد عثمان اس کلہاڑے کو اور زمین پر گڑی ایک ڈال کو غور سے دیکھنے لگتا ہے تاکہ پتہ چلا سکے کہ یہ لوگ کون تھے۔ پھر عثمان 2 کلہاڑے لے کر یعنی شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ ایک زخمی آدمی انہیں جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ عثمان اور اس کے ساتھی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف وہ زخمی آدمی ساگا کی لاش لے کر اولف کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اولف اپنے بھائی کے لیے بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اسے لانے والا آدمی کہتا ہے عثمان نے ساگا کو مار ڈالا۔ یہ سن کر اولف کافی غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ساگا کی لاش کو ایک طرف لٹا کر کہتا ہے او دن کو میرا سلام کہنا میرے چھوٹے بھائی، مگر میں قسم کھاتا ہوں اگر انتقام کے لیے اودن نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں شیطانوں کے ساتھ اتحاد کر لوں گا۔ ایک خون بہا ہے، جب تک میں 1000 خون نہ بہا دوں تب تک نہیں رکوں گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ عثمان یعنی شہر میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ان 2 کلہاڑوں پر بنے نشانات کو غور سے دیکھ رہا تھا اور پھر کہتا ہے دشمن مختلف ہے، یہ دونوں کلہاڑے بھی مختلف ہیں، یہ نئی بات ہے، مگر میں ان سب کو مٹا دوں گا۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ تلوار بازی کی مشق کرتے ہوئے عثمان کہہ رہا تھا ہم دشمن پر ضرب لگا چکے ہیں بیٹا، اب وہ سب مل کر ہم پر ٹوٹیں گے۔ اس وجہ سے تمہیں بڑا بننا ہوگا اور مضبوط ہونا ہوگا، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اپنی طاقت بلا وجہ دکھانے سے بچو، اگر اپنی طاقت ایسے ہی کھپاتے رہو گے تو اپنا بچاؤ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے بعد علاؤدین کہتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں جلد گر جاتا ہوں عثمان صاحب کیونکہ میں کمزور ہوں۔ عثمان کہتا ہے تو پھر اپنا دفاع جاری رکھو۔ اس کے بعد عثمان اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے مشق کا وقت تمام ہوا، اب جا کر تعلیم حاصل کرو۔ یہ سن کر علاؤدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں بالا خاتون وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے بچے پر سختی بہت ہوئی، اپنے برابر کی شخصیت کے ساتھ مشق کیجئے۔ تو عثمان کہتا ہے کیا تم میرے برابر ہو؟ یہ سن کر بالا کہتی ہے برابری تو میدان جنگ میں ظاہر ہوتی ہے پیارے عثمان۔ اس کے بعد بالا اور عثمان کے درمیان تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں بالا خاتون عثمان کی گردن پر تلوار رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے آپ اب بھی پہلے کی طرح طاقتور ہیں میرے عثمان۔ پھر عثمان بھی بالا کی تلوار پیچھے کر کے کہتا ہے اور تمہاری خوبصورتی بھی ہمیشہ کی طرح برقرار ہے، بالکل پہلے دن جیسی۔ اتنے میں بوران ایک سپاہی کو لے کر وہاں پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے یہ قسطنطنیہ جانے والا سپاہی حسن ہے۔ اس کے بعد عثمان ایک لپٹا ہوا خنجر اٹھا کر کہتا ہے یہ شہنشاہ کے حوالے کرنا، یہ خنجر خط میں لکھی تحریر کا ثبوت ہے، قسطنطنیہ پہنچ کر کنور کو دے دینا، راستے میں ہم پر حملہ کرنے والے وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو سپاہی حسن کہتا ہے میں مزید سپاہی لے کر وہاں روانہ ہو جاؤں گا، جان کی بازی لگا کر وہاں پہنچوں گا حضور۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان بوران کو کہتا ہے احتیاطی تدابیر بڑھا دو، گھوڑوں کا بھی خیال رکھو، دشمن مختلف ہیں اور وہ حملہ بھی نئے انداز سے کرے گا، مگر ہم بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں کانتانوس کہہ رہا تھا روم بھی مجھے تخت کا مستحق سمجھتا ہے، وہ احمق عثمان میرے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے، مگر وہ حساب چکائے گا، اسے سب کچھ پتا تھا، اس نے میرے شہر میں جاسوس مقرر کیا، اب یعنی شہر میں بھی میرا جاسوس ہوگا۔ ادھر جنگل میں اولف کی ساتھی عورت کسی شکار کی تلاش میں تھی، اس کا نام فیرک تھا۔ اسی دوران عثمان کے سپاہی خنجر اور ہاتھ لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ فیرک ان کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ حسن سپاہی پوچھتا ہے کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ فیرک کہتی ہے آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ 2 خنجر نکال کر پھینکتی ہے اور حسن کے دونوں سپاہیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر حسن گھوڑے سے نیچے اتر کر اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن فیرک کچھ ہی دیر میں اس کی
की गर्दन पर तलवार चला देती है और उसे भी शहीद कर देती है। इसके बाद वो हसन के थैले से उस्मान का दिया हुआ खंजर और हाथ निकाल लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं मारता हूँ, मैं यहाँ यैनी शहर में ताजिर बनकर आई हूँ, यकीनन आप लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे। दूसरी तरफ कॉन्टानोस कह रहा था, तुम्हारे आसपास में मौजूद हर शख्स को छीन लूंगा उस्मान, तुम्हारे सरदारों को एक एक करके खत्म करूंगा। उस्मान को बुज़दिल शहंशाह से माहिदा करने दो, मैं उस माहिदे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद माकरी कस्बे का मंजर सामने आता है। ओलफ और उसके आदमी कस्बे में दाखिल हो जाते हैं और कत्ले आम शुरू कर देते हैं। उनके हाथों में कुल्हाड़े थे और वो मुसलसल वहाँ के लोगों का खात्मा करने लगते हैं। उधर कॉन्टानोस कह रहा था, तख्त रूम के सारे बच्चों से ताकत का वादा करता है और मैं तुम्हारे बच्चे छीन लूंगा उस्मान, सबसे पहले सरदार उरखान मेरे हाथों में जान देगा। दूसरी तरफ उरखान जंगल में एक जगह पर मौजूद था और कह रहा था, सरदारान अब हम शिकार के लिए सारी पैनार के इलाके में जा रहे हैं। बेशक वो इलाका खतरनाक है मगर वो हमारी सरजमीनें हैं और हमें उनका पता होना चाहिए। इसी दौरान दो आदमी छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे। एक आदमी आहिस्ता से कहता है, तो ये सरदारों के साथ शिकार खेलने जा रहा है मगर शिकार तो ये होगा। दूसरी तरफ कॉन्टानोस ने पोक के अहम आदमी कार्डिनाल को मार दिया था और कह रहा था, तुम्हारा कातिल उस्मान है। ये जानकर पोक बहुत नाराज होगा और इस वजह से वो मुझे बहुत बड़ा लश्कर देगा। तख्त और उस्मान की जान एक साथ हासिल करूंगा। मेरे सामने खड़े होने वाले हर शख्स के लिए ये बहुत अफसोस का मुकाम है। इस एपिसोड के आगाज में बेंगे खातून अपने भाई के पास बैठे हुए होती है और रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है मगर मैं अपनी वालिदा से किया गया वादा पूरा ना कर पाई। ओक्तम साहब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और बेंगे खातून को हौसला देते हुए कहते हैं, रोये मत, बहादुर शहीद हुआ है, रोना मुनासिब नहीं है। ये सुनकर बेंगे खातून अपने भाई के चेहरे पर चादर देते हुए कहती है, ये रोने का वक्त नहीं है लेकिन इंतकाम का वक्त है। फिर बेंगे खातून ओक्तम साहब से कहती है, अगर उस्मान ना होता तो मेरा भाई मेरे पास होता, उस्मान ने मेरे भाई की जान ले ली। तो ओक्तम साहब कहते हैं, उस्मान साहब का क्या कसूर है, बहादुर को मैंने भेजा था और मैंने ही उसकी जिम्मेदारी ली थी, इन सब का कसूरवार मैं हूँ। बेंगे खातून ओक्तम साहब से कहती है, अपनी आंखें खोलें, इन सब का मुजरिम उस्मान है, उसके काफरों के साथ माहिदों की वजह से ये सब हुआ है और जल्द ही ये आपकी जान लेने की कोशिश भी करेगा। तो ओक्तम साहब कहते हैं, मुझे अपनी जान का कोई खौफ नहीं। बेंगे खातून गुस्से में कहती हैं, वो हमारे साथ चालें चल रहे हैं। फिर ओक्तम साहब कहते हैं, क्या ये मौका ऐसी बातें करने का है। ये सुनकर बेंगे खातून कहती हैं, मैं अपने भाई को मट्टी के हवाले कर रही हूँ मगर आपको नहीं करूँगी। इतने में अलजिजक कमरे में दाखिल होती है और कहती है, चलें अब मामू का आखिरी फर्ज अदा करते हैं। फिर ओक्तम साहब अपने सिपाहियों को पुकार कर कहते हैं, ले चलो मेरे बेटे को। फिर सिपाही बहादुर का जनाजा उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ते हैं और बेंगे खातून ये सब कुछ देखकर अपने भाई का इंतकाम लेने के बारे में सोचने पड़ती है। इसके बाद यैनी शहर का मंजर दिखाया जाता है। ओलफ और फरीक एक कमरे में मौजूद होते हैं। ओलफ कहता है, तुम्हारी लड़कियों ने अच्छा काम किया। फिर फरीक एक नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, लियो भी कुछ कम नहीं है, जिंदान का नक्शा वही लाया था। फिर वो नक्शे की एक जगह पर हाथ रखे हुए कहती है, दान को यहाँ रखा गया है। ओलफ कहता है, यहाँ अच्छे खासे सिपाही मौजूद होंगे तो फिर पूरे शहर को आग लगा देंगे। फ्री गुनगुनाते हुए एक मशल को आग लगाती है। उसके धुएं की वजह से दोनों खांसने लगते हैं और फिर वो जल्दी से उस पर पानी डालकर बुझा देती है। ये देखकर ओलफ काफी ज्यादा खुश होता है और फरीक से कहता है, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। इसके बाद जिंदान का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर फरीक के सिपाही जिंदान में मौजूद मशलों को आग लगाते हैं। फिर जिंदान में मौजूद सिपाही बेहोश हो जाते हैं और दान मुस्कुराते हुए कहता है, तो ओलफ आ गया। फिर वो खुद भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी होती है। उस्मान और उसके सिपाही फरीक के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। अलाउद्दीन भी उनके साथ मौजूद होता है। फिर उस्मान अपने सिपाहियों को पीछे
हटने का हुक्म देता है। ये सुनकर तमाम सिपाही तीर मारते हुए पीछे हटने लगते हैं। फरीक के सिपाही उनका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद जिंदान का मंजर दिखाया जाता है। ओलफ और फरीक अपना बेस बदल कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर फरीद ओलफ को शीशी में मौजूद एक चीज सुंघाती है ताकि वो बेहोश ना हो। तो ओलफ कहता है, मुझे तुम्हारी यही अक्लमंदी पसंद है। इसके बाद वो सिपाहियों के हाथों से चाबी लेकर जिंदान को खोलते हैं और डान के पास जाकर उसे भी वो चीज सुंघाते हैं। इस तरह वो होश में आ जाता है। ओलफ डान की जख्मी हालत देखकर कहता है, उस्मान को इन सब का हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। फरीक के सिपाही भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कबीले में ओलफ और फरीक को देखकर सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। इतने में मलहून और आयशा खातून अपने सिपाहियों के साथ आकर लड़ाई करने लगती हैं। मलहून खातून सिपाहियों को दरवाजे बंद करने का हुक्म देती है। इतने में लियो बारूद से भरा हुआ ड्रम नीचे फेंक कर उस पर तीर मार देता है। ये देखकर मलहून और आयशा खातून साइड पर हो जाती है और फिर ड्रम फट जाता है। इन सब के दौरान ओलफ और फरीक वहाँ से भाग रहे होते हैं। फिर फरीक एक जगह पर जाकर अपना बेस बदल कर बच्ची को उठा लेती है। इतने में मलहून खातून वहाँ पर आती है और उसे अंदर जाने का कहकर आगे बढ़ जाती है। ये सब देखकर फरीक मुस्कुराने लगती है। इधर डान और ओलफ घोड़े पर सवार होकर भाग जाते हैं। ये देखकर आयशा खातून सिपाहियों से कहती है, उनका पीछा करो। सिपाही भी आगे बढ़ जाते हैं और लियो भागकर एक कमरे में चला जाता है। दूसरी जानिब उस्मान और बाला अपने बेटे अलाउद्दीन को लेकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर उस्मान अलाउद्दीन को पानी पिलाता है। उस्मान कहता है, अलाउद्दीन मेरे बेटे, तुमने तहरीर के जरिए हमें बचा लिया। इतने में फरीक के सिपाहियों की आवाजें आने लगती हैं। उस्मान और उसके सिपाही वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ आयशा खातून कहती है, वो लोग भाग गए। मलहून खातून कहती है, मगर अभी भी एक औरत और एक आदमी अंदर ही हैं। फिर मलहून खातून उनकी हालत के बारे में सिपाहियों को बताती है कि आदमी का कंधा जख्मी है और औरत का चेहरा ढांपा हुआ होगा। सिपाही उनकी तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मलहून खातून खून के निशान देखकर आगे जाती है। लियो फरीक को देखकर कहती है, तुम बहुत जख्मी हो गए हो, पीछे तुम कोई सुराख तो नहीं छोड़ आए। लियो कहता है, नहीं। फरीक उसके जख्मी हाथ से बहता हुआ खून देखती है और उसे सर से पकड़ कर कहती है, मैं तुम्हें ये खेल बिगाड़ने नहीं दूंगी। फिर फरीक अचानक से एक खंजर निकाल कर उसकी गर्दन में घोंप देती है, जिससे उसका वहीं पर खात्मा हो जाता है। इसके बाद मलहून खातून हमला आवरों को ढूंढते हुए एक कमरे में दाखिल होती है, जहाँ पर फरीक ने लियो को खंजर घोंपा था। फिर मलहून खातून कहती है, क्या यहाँ पर कोई है? फरीक ये आवाज सुन लेती है और मलहून खातून को खुशामदीद करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आती है। फरीक का जख्मी हाथ देखकर मलहून खातून पूछती है, ये क्या हुआ मारता? तो फरीक कहती है, बेदिहानी में कपड़ों के संदूक का कील लग गया। इतने में अंदर लियो मेज पर मौजूद चादर को खींच देता है। फिर मलहून खातून कहती है, ये कैसी आवाज है? फरीक कहती है, यकीनन चूहे होंगे। तो मलहून खातून कहती है, छोटे छोटे चूहे इतनी आवाज कैसे पैदा कर सकते हैं? तो फरीक कहती है, 3-4 होंगे। फिर एक चूहा बाहर आ जाता है। मलहून खातून उसे देख रही होती है। इतने में फरीक चालाकी से अपना खंजर निकालकर मलहून खातून के ऊपर हमला करने ही वाली होती है कि इतने में आयशा खातून आ जाती है। तो फरीक आयशा खातून को देखकर अपना खंजर छुपा लेती है। आयशा खातून मलहून खातून को बताती है कि जिंदान में मौजूद सिपाहियों को होश आ गया है। फिर मलहून और आयशा खातून वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी जानिब कबीले के लोग बहादुर का जनाजा पढ़कर वापस आ रहे होते हैं। बेंगे खातून रोते हुए कहती है, तुम शहीद हो गए मेरे भाई और मुझे तकलीफ में छोड़ गए। तुर्गुत ओख्तम साहब को कहता है, मैं जानता हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देह है, लेकिन मेरे पास एक जिम्मेदारी है जिसका इंतजार नहीं किया जा सकता। तो ओख्तम साहब कहते हैं, इस दर्दनाक दिन में ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जिसका इंतजार नहीं किया जा सकता? फिर तुर्गुत कहता है, मैं कबीले की तलाशी लूंगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। बेंगे खातून कहती है, कैसी तलाशी? तो तुर्गुत कहता है, कुस्तुनतुनिया से माकरी आने वाले टैक्स गायब हैं। कांतानोस का कहना है कि वो जिम्मेदारी आपके पास है। ओख्तम साहब गुस्से में कहते हैं, क्या अब तुम काफरों की बात पर इस कबीले की तलाशी लोगे? बहिंदर बे कहता है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहादुर बे ने टैक्स हत्या लिया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बेंगे खातून तुर्गुत को गुस्से में कहती हैं, ये आप क्या
कह रहे हैं। फिर तुर्गुत कहता है हमारा मकसद सिर्फ हमारे शहीदों पर लगे बुख्तान के बदबूदार नमा दाग को मिटाना है। फिर तुर्गुत अक तैमूर को तलाशी के लिए भेजता है और बेंगे खातून गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बिहंदर बे अपने सिपाही हुसैन को सरदार बनाने का लालच देकर सोना ढूंढने का हुक्म देता है और कहता है हर जगह सिपाहियों को फैला दो। फिर वो हुसैन को एक खत लिखने का कहता है। बिहंदर बे खत में लिखवाता है अजीम संजार साहब, आप जानते हैं कि उस्मान एक लापरवाह शख्स है। उसने अमारत को जलाकर राख कर दिया। उस्मान काफिरों की बातों पर चलकर जंग की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद दूसरा मंजर सामने आता है जहां उस्मान और बाला अलाउद्दीन को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और अलाउद्दीन की हालत काफी खराब होती जा रही थी। फिर अलाउद्दीन चलते चलते जमीन पर गिर जाता है। ओलफ के सिपाही भी पीछे से आ रहे होते हैं। ये देखकर उस्मान अलाउद्दीन को उठाकर आगे बढ़ने लगता है और ओलफ के सिपाही भी पीछे आ रहे होते हैं। फिर उस्मान अलाउद्दीन को जमीन में लटाकर ओलफ के सिपाहियों के सामने खड़ा हो जाता है। ओलफ का सिपाही कहता है तुम अपनी मौत से भाग नहीं सकते। तो उस्मान कहता है तुम भी भाग नहीं पाओगे। ये कहकर बोरान को तीर मारने का हुक्म देता है। बोरान और उसके सिपाही ओलफ के सिपाहियों पर तीर बरसाने लगते हैं। इसके बाद उस्मान दुमरुल और बाकी सिपाहियों को पुकारता है। वो भी ओलफ के सिपाहियों पर तीर बरसाने लगते हैं। जिसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जब उस्मान कह रहा होता है यनी शहर से मेरे बेटे को अगवा करने वाले इतने माहिर थे कि उन्होंने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा और हमें अपने जाल में फंसाने के लिए निशानात छोड़ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम भी उनके लिए जाल बिछाएं। फिर उस्मान अपने मंसूबे के बारे में अपने सिपाहियों को बताता है और जेर कोताई को बोरान को खबर करने का हुक्म देता है। इधर बोरान और उसके सिपाही तीर बरसा रहे होते हैं। ओलफ के सिपाही पीछे हटने की कोशिश करते हैं कि इतने में जेर कोताई दरख्त से आग का तीर बारूद पर मारता है जिसकी वजह से धमाका हो जाता है। फिर उस्मान और उसके सिपाही लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ओलफ के सिपाहियों का खात्मा होने लगता है। हर चीज पोशीदा थी। फिर तुम्हें कैसे पता चला? तो ओलफ कहता है जुनूब के खुदाओं ने मेरे कान में हरगोशी की। मैं ये भी जानता हूँ कि उस उस्मान नामी तुर्क ने तुम्हारा हमला बर्बाद कर दिया। फिर कांतानोस कहता है तुमने हर चीज मेरे फायदे के लिए की ओलफ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ओलफ खड़ा होकर कहता है मैं गद्दारों को शेरों के खिलाफ जीतने नहीं देता क्योंकि बहादुर ही ओदिन के दस्तरख्वान पर बैठ सकते हैं। कांतानोस दोबारा पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो ओलफ कहता है मुझे एक फौज चाहिए। हम तुम्हें तख्त लेकर देंगे और तुम हमें अपनी फौज दोगे। अब ये जाम पियो। ये सुनकर कांतानोस कहता है किस लिए पीऊं? अपनी शिकस्त के लिए? तो ओलफ कहता है उस्मान की मौत के लिए। इसके बाद कांतानोस वो जाम पी लेता है। दूसरी तरफ ओलफ के बहुत सारे आदमी उस्मान के लिए एक जगह गात लगाकर खड़े थे। ओलफ का भाई सागा उन आदमियों की सरबराही कर रहा था। फिर वो सबको जोश दिलाता है। कुछ देर बाद एक आदमी आकर कहता है वो आ रहे हैं। दूसरी तरफ यानी बाजार में अलजिजक अपनी दुकान में काम कर रही थी। अक तैमूर भी उसे छुप कर देखने लगता है। इतने में ओल्गन खातून वहाँ पर पहुँचती हैं और अलजिजक से बातचीत करने लगती हैं। इस दौरान वो अलजिजक से शादी के बारे में पूछती है तो अलजिजक कहती है वो बहादुर जो मुझसे शादी करेगा वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तो एल्गन कहती है माशाअल्लाह, मगर तुम ये नहीं जान सकती तुम्हें किस तरह का बहादुर चाहिए। तो अलजिजक कहती है पहले तो मैंने ये कभी सोचा नहीं, मगर वो बहादुर ऐसा होना चाहिए जो मेरी तरह तलवार चला सके। एक ऐसा बहादुर जो मुझे जंग में हिस्सा लेने से ना रोके बल्कि मेरा साथ दे। ये सुनकर उल्गन कहती है हाँ, ऐसा बहादुर तो मौजूद है और तुम उसे जानती भी हो, शहीद गुंदूज साहब का बेटा अक तैमूर। ये सुनकर वो एक नजर अक तैमूर को देखती है और फिर कहती है अक तैमूर जिसने मेरे घोड़े की धूल खाई। तो उल्गन कहती है माशाअल्लाह, तुम भी उसे नहीं भूली। इसके बाद अलजिजक वहाँ से एक तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद उल्गन
اولگن کہتی ہے یہ کام تو ہو گیا، یا رب میں ان لوگوں کو ملانے میں مدد کروں گی مگر آپ اولگن کا ساتھ دینے میں مدد کریں۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی جا رہے تھے کہ ایک کلاڑا ان کے سامنے درخت پر جا کر لگتا ہے تو وہ سب رک جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اولف کے آدمی ان سب کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ اولف کا بھائی ساگا کہتا ہے عثمان ایک اصلی سپاہی کی طرح میرے ساتھ لڑو تاکہ تمہاری موت جلد ہو سکے۔ تو عثمان کہتا ہے جب کتے کی گردن پر پٹا تنگ کیا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ بھونکتا ہے، آؤ ذرا۔ پھر عثمان اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے سپاہیوں یعنی شہر پہنچنے تک کوئی رحم نہیں دکھانا، جو بھی راستے میں آئے اسے مار دو۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان اور اس کے سپاہی ان کا خاتمہ کرنے لگتے ہیں۔ کچھ ہی وقت میں عثمان کئی آدمیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے اور پھر عثمان ان کے سربراہ ساگا کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ پھر ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ساگا کہتا ہے تم اپنے ہی خون میں ڈوب جاؤ گے، تو عثمان کہتا ہے ایسا کرنے والے تمام لوگ اب مٹی کے نیچے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد عثمان اسے قابو کر لیتا ہے اور اسے زخمی کر کے نیچے گرا دیتا ہے۔ تو ساگا کہتا ہے وہ تمہارے پیچھے آئیں گے عثمان۔ عثمان کہتا ہے آنے دو انہیں، یہ سرزمینیں دوستوں کے لیے وطن اور دشمنوں کے لیے قبر ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان اس کی گردن پر کلہاڑے کا وار کرتا ہے جس سے ساگا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ساگا کے تقریباً سارے آدمی بھی مارے جا چکے تھے۔ اس کے بعد عثمان اس کلہاڑے کو اور زمین پر گڑی ایک ڈال کو غور سے دیکھنے لگتا ہے تاکہ پتہ چلا سکے کہ یہ لوگ کون تھے۔ پھر عثمان 2 کلہاڑے لے کر یعنی شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ ایک زخمی آدمی انہیں جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ عثمان اور اس کے ساتھی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف وہ زخمی آدمی ساگا کی لاش لے کر اولف کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اولف اپنے بھائی کے لیے بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اسے لانے والا آدمی کہتا ہے عثمان نے ساگا کو مار ڈالا۔ یہ سن کر اولف کافی غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ساگا کی لاش کو ایک طرف لٹا کر کہتا ہے او دن کو میرا سلام کہنا میرے چھوٹے بھائی، مگر میں قسم کھاتا ہوں اگر انتقام کے لیے اودن نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں شیطانوں کے ساتھ اتحاد کر لوں گا۔ ایک خون بہا ہے، جب تک میں 1000 خون نہ بہا دوں تب تک نہیں رکوں گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ عثمان یعنی شہر میں اپنی رہائش